ईसा अपने अपार्टमेंट में उस वक्त अकेला बैठा था। बीमारी और अपने लाला की जुदाई के गम से संभल कर आज पहली बार यूनिवर्सिटी गया था। वहाँ सब जानने वाले स्टूडेंट्स और स्टाफ तक ने उससे खानज़ादा हदीर की मौत का अफसोस किया था। तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ ईसा खान? वो बहुत जवान था, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। सब्र करो, जाने वाले लौट कर। वो बहुत जवान था, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। सब्र करो, जाने वाले लौट कर नहीं आते। अल्लाह की अमानत थी, ले लिया। उसकी ज़िंदगी के बदतरीन जुमले थे जो आज सुन रहा था। कभी कभी अपनों के मरने पर दिया जाने वाला दिलासा और तसल्ली गम की शिद्दत में इजाफे का बाइस बनते हैं। उसके साथ ऐसा ही हो रहा था। वो ये जुमला बार बार सुनकर मरने वाला हो रहा था कि हदीर मर गया है, अब नहीं लौटेगा। उसका जी चाहा चीख चीख कर सबसे कहे कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। उसे तसल्ली और ताज़ियत नहीं चाहिए, उसे तन्हाई चाहिए थी। उसने सुना था कि अल्लाह बर्दाश्त से बड़ा गम नहीं देता, और जब वो गम देता है तो सब्र भी अता करता है। उसे जल्दी थी सब्र पाने की, गम से निजात पाने की। ये वक्त कट जाए किसी तरह, मगर दिल कहीं अंधेरों में डूबता जा रहा था। वक्त तो कट जाएगा, सब्र भी आ जाएगा, मगर हदीर लाला कहाँ से लाएगा वो घुटनों में सर दिए सिसक रहा था। अपार्टमेंट में हर वक्त जलने वाली रोशनियाँ और एलईडी जिसकी आवाज़ लाउड रखता था, वो आज सब बंद था और खामोशी थी। रिंग बेल पर वो कुछ देर बेहिस बना बैठा रहा, मगर शायद आने वाले भी ढीठ थे। उसने उठकर किचन के ही सिंक से मुंह पर पानी के छपाके मारे और चेहरा साफ करके दरवाज़ा खोला। सामने हसन और अहमद खड़े थे, उनके पीछे आयरा भी मौजूद थी। वो ठिठक गया। अब लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं यार, हसन ने मुस्कुरा कर कहा। वो आयरा को देखता नफ़ी में सर हिला गया। सॉरी, मूड नहीं, और नहीं का मतलब नहीं। भारी नम आवाज़ में बोलकर वो साफ इनकार कर गया। बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख हो रही थी। उसका हुलिया और चेहरा बता रहे थे कि वो भी रोता रहा है। अच्छा, बातें कर लेते हैं, बेमुरव्वती तो मत दिखाओ ना यार। उसे वहीं दरवाजे पर जमा देखकर अहमद ने धक्का दिया। वो एक तरफ किया उसको और हसन के साथ अंदर घुस आया। तुम क्यों आई हो यहाँ? ईसा ने दरवाजे पर मौजूद आयरा से सवाल किया। लहजा सख्त था। तुम्हारे लिए अपसेट थे तुम। मैं इन दो के साथ नहीं आई, अपनी गाड़ी में आई हूँ। अंदर नहीं आने दोगे? वो बेतकल्लुफी से बोलती। आपसे तुम का फासला तय कर चुकी थी। ईसा ने खामोश नजर उस पर डाली। मगर औरत नहीं बन गया कि तुम मुंह उठाकर मेरे दोस्तों और मेरे साथ तन्हा आकर बैठ जाओ यहाँ। वो सर्द लहजे में बोलता दरवाज़ा बंद करने लगा जब आयरा आगे होकर बोली। खुद पर यकीन नहीं है क्या? मुझे तो तुम पर यकीन है। आयरा यकीन भरे लहजे में बोल रही थी। बात सुनो, मैं मर्द हूँ, मुझे वाकई खुद पर यकीन नहीं। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो पारसाई के दावे करते करते गुनाह कर बैठते हैं। मैं ये बेहतर समझता हूँ कि याद रखूँ, मर्द हूँ और मुझ पर शैतान गालिब आ सकता है। जिस गाड़ी पर अकेली आई हो उसी पर वापस चली जाओ। तुम यहाँ आ जाई हो, दोबारा मत आना। वो सर्द अजनबी लहजे में कहता धड़ से दरवाज़ा बंद कर चुका था। आयरा अपनी जगह जम कर रह गई। क्या हुआ, आयरा अंदर नहीं आई? अहमद ने हैरत से दरवाजे की जानिब देखकर पूछा। नहीं, चली गई। वो बस इतना बोला। चली गई या भेज दिया? हसन ने अबरू चढ़ाए। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? मेरे लिए आए हो तो मैं यही हूँ, उसके लिए आए थे तो वो दरवाज़ा है, जा सकते हो। वो धाड़ कर बोलता दोनों को चुप करवा गया। रात का पिछला पहर था। ये एक छोटा सा कस्बा था। रात में खुनकी काफ़ी बढ़ी हुई थी। ऊंचा लंबा पठान लड़का मर्दाना शाल ओढ़े खामोशी से चलता हुआ एक छोटे से क्लिनिक के सामने रुक गया। दरवाज़ा हल्के से बजाया। रात के सन्नाटे में दूर से कभी कभी भेड़ियों की आवाज़ गूंजती और फिर खामोशी छा जाती। चांद पूरे जोबन पर था, जिसकी रोशनी में ज़मीन दूधिया रोशनी से नहाई हुई थी। क्लिनिक का दरवाज़ा खुला तो वो मर्दाना शॉल में पूरी तरह छुपा लड़का अंदर दाखिल हुआ। ये रहा सामान जो तुमने मंगवाया था, क्या प्रोग्रेस है? भारी दौबदार आवाज़ पर सामने खड़ा उधेड़ उम्र डॉक्टर कप कपा गया कि कुछ उम्मीद नहीं लग रही। खून बहुत ज़ाया। अभी उसकी बात दरमियान में थी जब वो लड़का खूनखार तेवर लिए उसकी गर्दन दबोच गया। डॉक्टर, तुम्हारा काम इलाज करना है, तुम वो करो, शिफा अल्लाह ने देनी है, वो दे देगा। तुमने एक भी गलती की तो यहीं जिंदा दफन कर दूंगा। वो घुर्रा कर बोलता डॉक्टर के छक्के छुड़वा गया। उसके छोड़ते ही वो झटका खाकर संभलता डॉक्टर सामने बेड पर पड़े नीम मुर्दा वजूद की जानिब बढ़ गया। लड़के की खून रंग आंखें उस वजूद पर जमी भीगती चली जा रही थी। वो ऑफिस से रात को फ्री होकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। आजकल वैसे भी खानजादा के शहर वाले घर में उसकी रिहाइश थी। वहां कोई मुंतजिर नहीं था कि जल्द वापसी की कोशिश करता। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गया। सारा दिन पूर्वा ने एक भी कॉल नहीं की थी। उसने कॉल की तो आनी के जाग जाने का बताकर उसे ऐसे जल्दी बंद किया फ़ोन को उसने जैसे ट्रेन छूट रही हो।
उसकी आनी की आंख खुल चुकी थी। अब गोया उसे किसी XYZ की परवाह भी नहीं थी। अजीब लापरवाह और दुनिया से अनोखी लड़की थी। वो नफ़ी में सर हिलाता कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। जब वही नर्स दरवाजे से निकलती उससे टकराई। सर, आपकी पेशेंट काफ़ी बेहतर है, मेरी ड्यूटी खत्म, अभी कुछ देर तक और नर्स आ जाएंगी। वो बिना सांस लिए तेज़ी से बोली तो मूसा ने सर हिलाया। थकन चेहरे पर वाज़ेह थी। सर पर जल से जमाए बाल अब काफ़ी बिखर चुके थे। उस वक्त उसने ब्लैक टू पीस पहन रखा था। कोट बाजू पर रखे अपनी तमाम तर वजाहत के साथ किसी का भी दिल धड़का सकता था वो। नर्स ने दिल महसूस कर उसे देखा। भला वो एक जवान बेटी का बाप कहीं से लगता भी था। एंड सर, पेशेंट को मैंने आपकी हिदायत के मुताबिक सूप दे दिया था, बट आपकी बेटी ने सारा दिन कुछ नहीं खाया पिया। नर्स की बात पर सर हिलाते खान मूसा की आंखें खतरनाक हद तक फैली। एक्सक्यूज़ मी, मेरी बेटी? वो बेसाख्ता रुक कर पूछने लगा। नर्स ने पलटकर कमरे में मौजूद पूर्वा को देखा जो स्टूल पर बैठी नींद में झूल रही थी। वो खज्जल हुआ। थैंक यू मे गो नाउ, वो सख्त लहजे में कहता कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहीं से पलटा और हॉस्पिटल की कैंटीन से एक खाने का सामान लेकर वापस कमरे की तरफ आया। अंदर दाखिल होकर पहले मिसेस शाइस्ता को चेक किया। वो सुकून से सो रही थी। पूर्वा, उसने आहिस्तगी से पूर्वा को पुकारा। वो हड़बड़ा कर सीधी हुई। ये लो, कुछ खा लो, यहाँ आकर सही से बैठो। उसे नरमी से बुलाकर बेड से कुछ दूर पड़े सोफे पर वो बैठ गया। वो जल्दी से उठकर उसके पास बैठी और पैकेट्स लेकर खोलने लगी। ये बताओ, तुमने नर्स से कहा कि मैं तुम्हारा फादर हूँ? उसने उसे घूर कर सवाल किया तो वो आहिस्तगी से घूमती उसकी तरफ पुश्त करके बैठ गई। यानी वो ऐसा कह चुकी थी, मगर अब क्या कर सकती थी। बैड गर्ल, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हें एक यंग सिंगल लड़के को फादर बनाते शर्म नहीं आई? वो तासुफ से सर हिलाते कह रहा था। पूर्वा ने ज़रा सा चेहरा मोड़कर चोर नज़र उस पर डाली। वो आपको बहुत ज़्यादा घूर रही थी। फिर मुझसे पूछने लगी आप मेरे क्या लगते हैं। वो बड़ी हैं, मैं उनको शटअप कॉल नहीं दे सकी। मैंने कह दिया आप मेरे बाबा। वो वजाहत देती आखिरी बात पर शर्मिंदगी से सर झुका गई। मूसा को हैरत हुई। वो छोटा सा ट्वीटी काफ़ी तेज था। वो उसे घूरते हुए यकदम हंस पड़ा। परेशान बैठी पूर्वा की आंखें चमकी। यानी वो नाराज़ नहीं था। दोबारा किसी से ऐसा मत कहना, वरना मैं सिंगल रह जाऊंगा और स्कैंडल बन जाएगा कि मेरी छुपी हुई इतनी बड़ी बेटी भी है। मूसा ने हंसते हुए उसे समझाया। मेरी फ्रेंड के जो बड़े भाई हैं वो उसको बेटा कहते हैं। आप भी तो मेरे बड़े भाई हैं। वो उसे देखती समझाना चाह रही थी कि उसने कोई इतनी अनहोनी बात नहीं कह दी उसके बारे में। मूसा सर पकड़ कर बैठ गया। वो खामोशी से हाथ में पकड़े कपकेक को कुतरती मूसा को देखती जा रही थी। उसे अपना बड़ा भाई बहुत पसंद आया था, जो किसी बात पर डांट नहीं रहा था, आनी का ख्याल भी रख रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे अंकल नहीं आए हॉस्पिटल? मूसा ने ख्याल आने पर हैरत से पूछा। आनी ने मना किया, उनको ना बताऊं कि हम हॉस्पिटल में हैं। अपिया को भी बताने से मना कर दिया। मैं चाहती थी अपिया आ जाती तो आनी और मेरा ख्याल रखती। वो उदासी से बोलती मुंह बनाकर अपनी आनी को देखने लगी। मूसा ने सुख भरा सांस भरा। अपिया क्यों? तुम अपना और आनी का ख्याल खुद नहीं रख सकती हो पूर्वा? मैं भी यही हूँ, अपनी अपिया को मत बताना। वो नरमी से उसे मना कर गया। उसे पता चला था ये प्रिहान को इद्दत में बिठाया गया, उसको कभी नहीं आने दिया जाएगा। पूर्वा सर हिला गई उसकी बात पर। एक बात पूछूं आपसे? पूर्वा ने आहिस्तगी से झिझकते हुए सवाल किया तो वो सर हिला गया। हदीर भाई बहुत अच्छे थे, वो बहुत प्यार से बात करते थे। क्या वो भी मुझे अपनी छोटी बहन समझते थे? वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। पूर्वा की आंखें पल भर में भीग गई थी। मूसा का दिल रुक सा गया। शायद ही कोई होगा जिसे हदीर खानजादा से प्यार नहीं था। उसका दिल भर आया। जानती हो मैं यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि मुझे उसी ने कहा था कि एक छोटी सी गुड़िया है, उसका ख्याल रखना, उसे तुम बहुत अजीज थी। मूसा ने मध्यम नम लहजे में बताया तो वो यकदम टांगे समेटकर घुटनों में चेहरा छुपाते रो पड़ी। मूसा बौखला गया। मिसेस शाइस्ता को देखा कि कहीं वो जाग ही ना गई हो उसकी आवाज़। फिर होले से पूर्वा का सर सहलाया। वो मुझे याद आते हैं बहुत। ऐसा लगता है कहीं से अभी आ जाएंगे और कहेंगे कि सब झूठ था, मैं जिंदा हूँ। वो भीगी आंखों से देखती हुई मूसा को बोली थी, जैसा अक्सर औकात हम अपने मर जाने वालों की प्यारों के बारे में सोचते हैं। मूसा के दिल ने शिद्दत से दुआ की कि उसका कहा सच हो जाए। हालांकि वो जानता था ऐसा नहीं हो सकता, मगर फिर भी कभी कभी हकीकत से नज़र चुराना सुकून देता है। पूर्वा को तसल्ली देते उसे बेसाख्ता प्रिहान का ख्याल आया। पूर्वा बहुत कम मिली थी हदीर से। प्रिहान का रिश्ता अलग था, करीबी ताल्लुक था उसका। उसका क्या हाल हुआ होगा? उसे किसी ने ऐसे संभाला भी था, जाने या नहीं। अकेले कमरे में दिन रात अपने गम को अपने अंदर दबाकर क्या हाल हो गया होगा उसका। हदीर होता तो वो ये सब कभी बर्दाश्त न कर सकता। मूसा को शिद्दत से बेबसी का एहसास हुआ। वो प्रिहान की फिक्र करे, हमदर्दी जताए तो प्रिहान के लिए मसला खड़ा हो जाना था। हवेली वालों की ज़हनियत कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता था। उसने सोच लिया था
फुल जान से बात करेगा। उनका भी ख्याल भी वो नहीं रख पा रहे थे। खानज़ादा हदीर जैसी जुर्रत और हर एक से बात मनवाने की हिम्मत उनमें से किसी में ना थी। ईसा सबसे छोटा था, लाडला था, मगर कुछ लापरवाह था। वो हवेली में कम ही टिकता, लापरवाह तो कुछ अरसा पहले तक वो भी था। हदीर ने जाते जाते सबकी फिक्र उसमें डाल दी थी। कंधे पर बोझ महसूस होने पर सोचों के गर्दाब से निकला तो पूर्वा को अपने कंधे पर सर रख के सोता पाया। बच्चों की तरह बैठे बैठे ही सो जाती थी। उसने गहरा सांस भरा, उसका सर संभाल कर पकड़ते वो अपनी जगह से उठा और उसे सोफे पर वहीं सुला दिया। अपना कोट उस पर पूरी तरह फैला दिया। वो दोनों हाथों में चॉकलेट्स दबोचे सो रही थी। बेसाख्ता वो नम आंखों से मुस्कुराया। इतनी कम उम्र नहीं थी जितनी हरकतों से वो बच्ची बनी हुई थी। अल्लाह से दुआ है तुम्हारा नसीब तुम्हारी अपिया जैसा ना हो, लिटिल पिंक ट्वीटी। उसके सर पर शफकत से हाथ फेर कर उसने दिल से दुआ की। पलटकर मिसेस शाइस्ता को देखा और कमरे से बाहर निकल गया। उसके निकलने पर रात की ड्यूटी वाली नर्स कमरे में दाखिल हुई। वो घर पहुंचा तो रात के 12 बज रहे थे। मोबाइल पर सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर वो चंद घंटों के लिए बिस्तर पर दराज हुआ। हदीर कैसे शहर में बिजनेस और हवेली के मामलात एक साथ संभाल लेता था। मूसा कुछ दिन में ही थक रहा था। वो कैसे पिछले 4-5 सालों से सब संभाले मुस्कुराता फिरता था। मूसा को सोने से पहले भी उसी के जाने का ही ख्याल रहा था। रोड पर सिल्वर ग्रे बुगाटी अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही थी। गाड़ी में ऊंची आवाज में सैड सॉन्ग गूंज रहा था। दूर मंजिल है, राह गुजर तन्हा, रास्ता खत्म ही होता नहीं, रेजा रेजा है ख्वाब आंखों में, कैसे कह दूं कि गम नहीं होता, कोई शिकवा नहीं मगर मौला, क्या करूं दर्द कम नहीं होता। लोगों ने गाने के बोल पर उसे एक मजनू नाकाम आशिक का खिताब दिया था। गाड़ी में इर्द गिर्द की परवाह किए बिना मंजिल पर जाते ईसा खान ने आहिस्तगी से आंखें रगड़कर आंसू साफ किए और सामने का मंजर वाजे किया खुद पर, जो बार बार धुंधला रहा था आंखों में आंसू आने की वजह से। उस पर वैसे तो पिछले 1.5 माह से गम की कैफियत ही छाई रहती थी, मगर आज उसका बर्थडे था, उसकी पैदाइश का खास दिन, और जिंदगी की अब तक गुजरी तमाम पिछली बर्थडेज पर सबसे पहले खानजादा हदीर की विशेष मिलती थी उसको। वो कोशिश करता था मसरूफियत से वक्त निकाल कर सामने बैठकर विश करता था उसे, सामने बिठा कर केक कटवाता था उससे। ईसा वैसे तो मैच्योर हो गया था, मगर अपने हदीर लाला के सामने बच्चा बने रहना उसे पसंद था। केक काटते ही वो हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता था। गिफ्ट भी महंगा तरीन। सबको लगता था अमीर बाप का बेटा है, इसलिए उसका इस उम्र में ज़ाती फ्लैट, महंगी तरीन गाड़ी और हर बार बदलता नया महंगा मोबाइल। मगर नहीं, ये सब तो उसे हर बार उसके हदीर लाला की तरफ से तोहफे में मिलता था। उसे ईसा बहुत प्यारा था, अजीज तरीन था, और ये बात ईसा जानता भी था और कैश भी करता था। उसने लब भींच कर खुद पर जब्त के कड़े पहरे बैठाने चाहिए। कुछ गम ऐसे होते हैं कि जिनकी शिद्दत तो वक्त के साथ कम हो जाती है, मगर तिश्नगी बढ़ती जाती है। जैसे उसमें हसरत सुलग रही थी खानजादा को छूने की, सीने से लगने की। उसके जिंदगी के उदास लम्हों में तेरी यादों का साइबां तो है, तेरा एहसास तेरी खुशबू है, मेरे अपनों का एक मान तो है, ये चरागों को क्या बुझाएंगी कि हवाओं में दम नहीं होता। वो ट्रैफिक से गाड़ी निकालता वीरानी रोड पर ला चुका था। गाड़ी में सिंगर की धीमी आवाज़ ने अजीब टेंशन ज़्यादा माहौल क्रिएट किया हुआ था। कोई शिकवा नहीं मगर मौला, क्या करूं दर्द कम नहीं होता। वो एक जगह झटके से गाड़ी रोककर स्टीयरिंग पर सर रखे थक कर सिसकने लगा। मोबाइल पर घर वालों की और मूसा की कॉल्स आती रही थी, मगर वो हदीर के बगैर अपनी बर्थडे कोई भी विश सुनना नहीं चाहता था किसी से। गाड़ी में उसके दोस्तों के दिए गिफ्ट्स और मोबाइल पर मैसेजेस अभी तक अनदेखे पड़े थे। आयरा ने आज कॉफ़ी की ऑफ़र की थी। वो ख्याल रखना चाहती थी, वो परवाह करती थी, अच्छी थी, मगर ईसा का दिल उकता गया था सबसे, सबकी फिक्र से और परवाह से। उसे दिलासे मजाक लगते थे अब। वो कितनी ही देर खाली रोड पर अकेला गाड़ी में बैठा रहा। ना गार्ड साथ थे, ना कोई सिक्योरिटी। उनके दुश्मन शायद खानजादा को मारकर अब उनकी रोज़ मिलने वाली मौत का तमाशा देखते थे। कहते हैं कि बदतरीन मौत गोली से नहीं दी जाती, किसी प्यारे को छीन कर तड़पने के लिए छोड़ दो, सिसक सिसक कर मरने के लिए छोड़ दो, इससे बदतर मौत कुछ नहीं। आफरीदी हवेली वालों के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था दुश्मनों ने। वो रात गए तक वहीं बैठा रहा, फिर थक कर ऊँघने लगा। सर झटक कर आंखों को ज़बरदस्ती खोले जैसे तैसे अपने अपार्टमेंट में पहुंचा तो रात के 3 बज रहे थे। डोर खोलकर अंदर आया तो चौंक गया। मूसा वहीं लाउंज में सोफे पर बैठा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं लाला? ईसा ने शर्मिंदगी से पूछा तो नीम गनूदगी में सोफे की पुष्ट पर सर टिकाकर बैठे मूसा ने सर उठाकर उसे देखा। मिलने आया था। कहाँ थे तुम?
मूसा की संजीदा सख्त आवाज़ पर वो सर झुकाए उसके सामने आ बैठा। वो दोस्तों के साथ थोड़ा ड्राइव पर। ईसा को बहाना समझ नहीं आ रहा था। हक लाकर बेमतलब अधूरे जुमले बोलता मूसा को गुस्सा दिला गया। रात के 3 बजे तक? मूसा ने वॉल क्लॉक पर टाइम देखते हुए गुस्सीले लहजे में सवाल किया तो वो सर डाल गया। अगर ये अयाशियाँ करनी है तो मेरे मरने का भी इंतज़ार करो ईसा खान। आज के बाद रात को वक्त पर घर पहुंचोगे। यूनिवर्सिटी ख़त्म होते ही बिजनेस ज्वाइन करो। काफ़ी इंजॉय कर लिया है तुमने। मूसा तीखे लहजे में कहता वार्निंग दे रहा था। जाने कहाँ कहाँ घूमता था वो पूरी रात। गम के नाम पर वो उसे यूं ढील नहीं दे सकता था। वो अब भी सर डाले बैठा था। मैं जानता हूँ तुम दुख में हो ईसा, मगर खुद को खुद संभालोगे तभी ये गम कुछ कम होगा। मर दो यार, ऐसे क्यों हिम्मत हार रहे हो। मूसा को उसके यूं सर डालकर बैठे रहने से तकलीफ हुई तो नरमी से समझाया और आगे बढ़कर उसका कंधा थपथपाया। ईसा यकदम उठकर उसके गले से लग गया। कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आते हैं वो। आज उनकी कमी बहुत महसूस कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल से दिन गुजारा है लाला। ईसा भीगी आवाज़ में बोलता मूसा को परेशान कर गया। वो बेसाख्ता उसे खुद में भींच कर उसकी पुश्त सहलाने लगा। तसल्ली, दिलासा, बहलावा, सब अल्फाज खत्म थे। वो जानते थे कि कभी कभी अल्फाज बेमायनी होते हैं, बस सहारा काफ़ी हो जाता है। इसलिए गले लगकर चुपचाप आंखें भिगो कर बैठे रहे।